हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं प्रशांत कुमार सर आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूं कि नीट का अभी बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी होगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। और आप सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप एक बहुत ही अच्छे रैंकर बने। तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स की बात करूंगा आप लोग सभी लोगों से। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी को मालूम है कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का बायोलॉजी तो बहुत अच्छा होता है, बट फिजिक्स थोड़ा वीक होता है, फिजिक्स से वो भागते हैं। मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स से भागने की जरूरत नहीं है। आप फिजिक्स के क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है, जो आपके टीचर ने आपको सिखाया है, पढ़ाया है, अगर वो आपको याद है, तो क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। डरने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हैं फिजिक्स में, तो मिनिमम क्वेश्चन आप 25 to 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है। अगर आप 30 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो मिनिमम आप फिजिक्स में 120 मार्क्स ला सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आपने कंसेप्ट के साथ पढ़ाई किया है, तब आपने टीचर की बात मानी है, तब। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं नीट में, तरह तरह के बुक खरीदते हैं। आपके जो बुक होने चाहिए बहुत ही लिस्ट अमाउंट में होनी चाहिए, और बुक का रिवीजन जो होना चाहिए वो मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए। तो हमारा एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग सामने क्वेश्चन देख रहे हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज। एक कॉम्बिनेशन आपको दिया है किस चीज का, कैपेसिटर का। ये क्वेश्चन है नीट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सर्किट का कॉम्बिनेशन आपके सामने दिया है, जिसमें 3 कैपेसिटर लगे हैं, और सारे कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ओनली 5 सेकंड के अंदर आपको बता सकता हूं। लेकिन मुझे आपको कुछ सिखाना है कि अगर नीट ने इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया तो आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है वो समझिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। देखिए, आपको मालूम है जो बड़ी बड़ी लाइन होती है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है। ये पूरे लाइन से कौन सी पास करेगी चार्ज, यहाँ तक आएगी प्लस, यहाँ भी आएगा प्लस, यहाँ भी आएगा प्लस। अब देखो, जब माइनस वाली लाइन से हम चल रहे हैं ना, यहाँ से आया माइनस, यहाँ तक माइनस आपका पहुंचा हुआ है। यहाँ से एक जो माइनस चार्ज आएगा, यहाँ तक माइनस है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस होगा। नीचे से जब आएगा ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। तो एक ही कंपोनेंट में दोनों साइड से क्या मिल रहा है, उसको माइनस मिल रहा है। इसका मतलब किसी भी कंपोनेंट को एक्टिव होने के लिए, किसी भी कंपोनेंट को एक्टिव होने के लिए दोनों पॉइंट चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए। अगर आपने कहीं पे रेजिस्टेंस लगाया है, अगर आपने कहीं पे रेजिस्टेंस लगाया तो देखना यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। सेम कैपेसिटर के साथ भी होता है, सेम चीज कैपेसिटर के साथ भी होता है। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्लस, यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस, देन ये सर्किट काम करेगी। याद रखिएगा, अगर ये माइनस माइनस हो जाएगा या प्लस प्लस हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये सर्किट काम नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं सी, ये डीएक्टिव हो जाएगा। तो अब जो फाइनल सर्किट आपके बनने वाली है, वो सर्किट कैसे बनेगी उसको आप देख लीजिए।
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं। आपको लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी नीट ने पूछ दिया और आप इसका आंसर भी क्या बना लेते हो, घर पे आके बहुत खुश हो जाते हैं। जब आंसर आता है या आपके टीचर बताते हैं तो आपको तकलीफ होती है कि वो हमने गलती कर दिया, हमने ऐसा सोचा ही नहीं। यही था सर्किट आपका ए प्लस ए माइनस, इसकी वैल्यू है सी और इसकी वैल्यू कितनी है सी। कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। पैरेलल कनेक्शन के लिए देखिए, अगर आपके पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में पैरेलल कनेक्शन हम कैसे करते हैं। पैरेलल कैपेसिटर के लिए, पैरेलल के लिए फॉर्मूला सभी को मालूम होना चाहिए। पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर है, एक की वैल्यू C दूसरे की भी C है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, C प्लस C इक्वल टू 2C। क्या पूछा था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था, C इक्विवेलेंट आपसे पूछा था 2C। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन ए यहां से आपका राइट हो गया। ठीक है, मैं आपको समझाते हुए बता रहे, थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। अगर मैं आपको नहीं समझाऊं तो हम देख के आंसर इसका बता सकते हैं। आप अब कहां पे गलती करते हो उसको देखो। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई ध्यान में देता ही नहीं है। वो क्या करता है, वो देखता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर इसको सोल्व कर लेगा इसके साथ, फिर उसको पैरेलल मिलेगा, या वो सीरीज का दिमाग लगा सकता है, उसका आंसर 3C/2 आ सकता है। जो आपको लगता है कि ऑप्शन मैच कर रहा है वो जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देता है। समझ में आ रही मेरी बात, इसलिए ऐसा नहीं करना है। अगली बार आपको कैपेसिटर हटा दे यहाँ से, रेजिस्टेंस दे दे, तब उस केस में हम क्या करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में फर्क होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटेंस का पैरेलल का होता है, और जो सीरीज रेजिस्टेंस का जो सीरीज होता है वो कैपेसिटर का पैरेलल होता है। अगर यहाँ पे जो हम पैरेलल अगर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का पैरेलल आपको मालूम है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता दूं, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। इसका यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है फैराड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अभी हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2021 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 watt lamp ignoring power loss in the transformer. What is the current in the primary circuit? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। सारी चीज आप कहाँ सीखेंगे, एसी एक चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट, उस चैप्टर का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स विदाउट चेंज इन एनी फ्रीक्वेंसी। बिना किसी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे एनर्जी को ट्रांसफर करता है या वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक का नाम है स्टेप अप, एक का नाम है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ये बेसिक्स बात आपको मालूम होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, पावर लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, ईडी करंट लॉस होता है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। हम गिवन की बात करें, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, डेटा गिवन क्या क्या है। आपको प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, वीपी आपको दिया है। वीपी मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, वीएस दिया है, कितना दिया है, वीएस 11 वोल्ट दिया है। इसके बाद क्या दिया है, लैंप दिया है। लैंप, लैंप को हम लोड बोलते हैं, लोड भी आपको दिया है। लोड यानी पावर की बात कर रहा है। लोड क्या है,
44 वाट है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चल गया ये लोड है? लोड मतलब पावर है, तो वाट, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। 44 यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आपसे पूछा है कि व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट में करंट कितना है। अब देखो हमें यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इस टाइप से ट्रांसफार्मर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऐसा इधर साइड को बोलते हैं, यहाँ पे लगा रहता है लोड। यहाँ पे क्या लगता है बेटा? लोड लगता है, ऐसा लोड। इधर साइड में आपका इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। इसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं, इसको सेकेंडरी टाइम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये जो है जो टर्न्स लगा हुआ नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी साइड का, इसको हम N1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बीच में फ्लक्स पास होता है। क्या पास होता है? डायग्राम थोड़ा यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहा है, याद रखना आप लोग। ये बीच में क्या पास होता है? फ्लक्स, फाई। यही फ्लक्स क्या करता है? प्राइमरी करंट को सेकेंडरी करंट में लेके जाता है, सेकेंडरी साइड में करंट को लेके जाता है। ठीक है, थोड़ा मैं डायग्राम को इरेज कर देता हूं, डायग्राम की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए आपको बताया हूं ट्रांसफार्मर को। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहां देखिए, इतना डेटा आपके पास क्या है? गिवन है। अब हमको क्या करना है? निकालना क्या है? IRMS निकालना है। क्या निकालना है? IRMS निकालना है। IRMS निकालने के लिए सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर में फॉर्मूला आपको मालूम है। यहां लिखते हैं VP IP इक्वल टू VS इंटू IS होता है। सही है। और आपको मालूम है VP इंटू IP लिखा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। यानी पावर की बात कर रहा है। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 44 दिया हुआ है। ठीक है, 44 वाट दिया हुआ है। VP आपको मालूम है, S मालूम है, कितना मालूम है भाई? 220 वोल्ट दिया है। क्या IP आपको मालूम है? नहीं। आपसे पूछा है कि बताइए प्राइमरी करंट कितना है, IP आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। इनटू कितना दिया है? 44। IP निकालना है, कितना हो जाएगा? 44 बाई 220 वोल्ट। क्लियर है। 44 से कट कर देंगे 220 को, ये 5 टाइम कटेगा, डेट मीन्स 1/5। 1/5 कितना हो जाएगा? 1/5 कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। आई थिंक ऑप्शन बी आपका सही है। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 0.2 एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो अभी मैं आपको जो समझा रहा था कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, आपको मैंने समझाया कौन सी सर्किट है? LCR सर्किट है। कौन सी सर्किट है? LCR सर्किट है। LCR सर्किट है। अभी आपको बताया था मैंने कि सर्किट में L भी होगा, C भी होगा, R भी होगा। इस टाइप का सर्किट था आपका। यह है आपका C, यह है आपका L और यह है आपका R। ठीक है। एक बार बोलता है कि आप क्या कर दीजिए? इंडक्टर को रिमूव कर दीजिए। यहां से किसको रिमूव कर दीजिए? इंडक्टर को रिमूव कर दीजिए। जब इसको रिमूव कर देंगे तो सर्किट कैसा बचेगा? RC सर्किट हो जाएगा। RC सर्किट के लिए हम क्या करेंगे? tan फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan फाई। फॉर्मूला बन जाएगा XC/R। इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन नंबर 1। सेकेंड बोला है इंस्टीड ऑफ C, मतलब इस बार C को निकालना है, L को रखना है। किसको निकालना है? इसको मैं ब्लैक कलर से आपको दिखा देता हूं। इस बार क्या करना है? C को रिमूव करेंगे और L रहेगा, डेट मीन्स ये दोनों रहेगा। सर्किट क्या बन गया आपका? RL सर्किट हो गया। कैसा सर्किट हो गया? RL। तो यहां बनेगा tan फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिखेंगे XL/R लिखेंगे, R दोनों में है।
एक्सप्रेशन नंबर 2, अगर आप दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा? देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, tan phi कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा xc इक्वल टू एक्सएल बचेगा। क्या बचेगा? xc इक्वल टू एक्सएल बचेगा। और आपको याद हो रहा होगा कि xc इक्वल टू एक्सएल का मतलब क्या हुआ? कैसा सर्किट हो गया? इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस मिल गया हमको। क्या मिल गया? रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस मिलता है तो Z बराबर R होता है। क्या होता है? Z बराबर R होता है। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब XC बराबर XL हो गया किसी सर्किट में, तो Z बराबर R। अब यहां से आप निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे हम? यहां से निकाल लीजिए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अभी आपको बताया मैंने, क्या लिखेंगे? cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई जेड। और यहाँ पे Z किसके बराबर? R के बराबर है, दोनों की वैल्यू हो गई सेम। Z बाई जेड कट के कितना आएगा? 1 आएगा। तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सो आंसर कौन सा सही है देख लीजिए, पावर फैक्टर ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट का जो आरएमएस करंट है, करंट का जो वैल्यू है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन बी है 25.1 एम्पियर, ऑप्शन सी है 1.7 एम्पियर, ऑप्शन डी है 2.05 एम्पियर। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। मैं एक कलर यूज कर लेता हूँ। ओके, देखिए, तो यहाँ पे क्या है, हमको निकालना है IRMS निकालना है। क्या निकालना है? IRMS वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला होता है ओमेगा C इंटू ERMS। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखिए गिवन है, आपको कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है। कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है? C बराबर है 40 माइक्रोफराड। तो माइक्रो को चेंज कर लेंगे, 10 पावर माइनस 6 होता है, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई एफ होता है, इंटू सी की वैल्यू लिख लीजिए 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ERMS आपको दिया है, बोला है ना ERMS, ये जो वोल्टेज दिया है 200, ये आपका क्या है? ERMS है। यहाँ लिख लेंगे 200। ठीक है, अब इसको ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने के लिए 2 इंटू पाई की वैल्यू लिख लेंगे 22/7 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी दिया है कितना? 50 हर्ट्ज दे रखा है, यहाँ 50 लिख लेंगे इंटू 40 इंटू 200 कर लीजिए। और 10 पावर जो माइनस 6 देख रहे हैं उसको नीचे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए। देखिए यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, आप इसको कट कर लीजिए। 5 से कट कर लीजिए, 2 से कट कर लीजिए, किसको? 10 को। कितने टाइम कट जाएगा? 5 टाइम कट जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी टर्म बचा सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो आपको आएगा 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी चैप्टर से क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें दूसरे कलर का यूज कर लेता हूँ, रेड कलर का। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। ठीक है,
are connected in series to an AC source of potential difference V volts as shown in figure। फिगर में आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फिगर में बोला है कि आप एक इंडक्टर लीजिए, हमने एक इंडक्टर लिया। इसके बाद बोला है उन्होंने कि आपको एक कैपेसिटर लेनी है, हमने एक कैपेसिटर ले लिया। फिर हमको एक रजिस्टर लेनी पड़ेगी, एक हमने रजिस्टर ले लिया। सारे का कनेक्शन सीरीज में करना है और एक वोल्टेज सोर्स से सप्लाई को जोड़ देना है। ऐसे हमने जोड़ दिया। ये इंडक्टर है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर है C है, रेजिस्टेंस है R है। यहाँ पे होता है करंट I, यहाँ पे हम वोल्टेज लिखते हैं V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है सोर्स का कितना है, V वोल्ट है। देखो आपको L के साथ जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा VL, यहाँ का वोल्टेज मिलता है VC और यहाँ का वोल्टेज मिलता है VR। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे लिखते हैं माइनस, फिर हो जाता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस, फिर होता है माइनस। कोई भी कंपोनेंट को एक्टिव करने के लिए आपको प्लस माइनस होना बहुत जरूरी है। अगर सर्किट में प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो समझ जाओ कि सर्किट शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए आपको एक चीज और दे रखी है कि करंट फॉलोइंग थ्रू LCR सीरीज। ये पूरे LCR सीरीज में करंट पास हो रहा है ना, करंट जो पास हो रहा है, आई जो पास हो रहा है, कितना दिया है 10√2 एम्पियर दिया है। तो पूछ रहा है बताओ इम्पीडेंस कितना होता है। क्या पूछा आपसे, इम्पीडेंस जेड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अभी आपको सामने देख लीजिए VL दिया है, VL दिया है, कितना दिया है 40 वोल्ट दे रखा है। आपको VC मालूम है, VC कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। VR आपको मालूम है कितना दिया है, ये भी आपको 40 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो आपको मालूम है जो सर्किट LCR सर्किट होता है, इसमें 3 कंडीशन में पढ़ाया था। 3 कंडीशन था। एक कंडीशन था कि अगर आपका XL ज्यादा होगा XC कम होगा। एक कंडीशन होता है कि नहीं XC ज्यादा होगा XL कम होगा। एक कंडीशन ऐसा भी आया था जिसमें XL और XC बराबर होता है। XL और XC बराबर हो जाए तो रेजोनेंस मिलता है। क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है, जिसके लिए हम Z बराबर R का वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ पे हमको वोल्टेज दे रखा है, XL और XC से मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। Z हमको चाहिए, Z के लिए फॉर्मूला हमको चाहिए V/I चाहिए। I आपको दिया हुआ है, अगर आप वोल्टेज निकाल लेते हैं तो आप यहाँ से आराम से आप सोल्व आउट कर सकते हैं। हमको निकालना पड़ेगा V निकालेंगे। V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है अंडर रूट VL, फॉर्मूला में लिख देता हूं, VL माइनस VC का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अंडर रूट के अंदर में लिख देंगे, यहाँ VL कितना है 40 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VR कितना है 40 है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, ये आपको बन जाएगा 30 बचेगा, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। इधर 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर देते हैं, अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, √2500 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो 50 वोल्ट आएगा। ये आपको वोल्टेज आया है। ठीक है, क्या आया है वोल्टेज। मुझे चाहिए पिक वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए आपको, पिक वोल्टेज चाहिए। तो पिक वोल्टेज कैसे निकालेंगे, पिक वैल्यू वोल्टेज का √2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पिक वोल्टेज कितना हो जाएगा 50√2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, जेड बराबर हो जाएगा 50√2 डिवाइड बाई आई की वैल्यू दे रखी है 10√2। देखो √2 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। जेड बराबर क्या मिला, यहाँ पे 5 मिल गया। जेड बराबर 5 ओम सही आंसर आ गया। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा सही है, करेक्ट ऑप्शन आपका ये सही है, ये वाली ऑप्शन आपकी ये सही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाया नीट के रिगार्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन करवाए हैं, आप सभी लोग ध्यान देंगे। एसी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसी चैप्टर का न्यूमेरिकल आप आराम से बना सकते हो। बहुत बच्चे देख के ही डर जाते हैं, उनका करंट वोल्टेज दिमाग में नहीं दौड़ता है।
जब तक करंट और वोल्टेज आपके दिमाग में नहीं दौड़ेगा, आपसे एसी का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, लीक करना क्या होता है, लैग करना क्या होता है, सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए। फेज डिफरेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, प्योरली कैपेसिटी, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव क्या होता है, सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर इतने सारे कंसेप्ट आपको मालूम है तो एसी का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, और क्वेश्चन बनाएंगे तो श्योर शॉट बनता है, ठीक है, और बहुत जल्दी बनता है। नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं सारे क्वेश्चन 2021 और 2020 का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ दूसरे टॉपिक पे आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।